नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से पूरी दुनिया में जो है उन्होंने एक तरह से कहिए हाहाकार मचाया हुआ है और उनकी वजह से पूरी दुनिया के भीतर जो है उलट-पुलट हो रहा है और ख़ास करके जिस तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है, उसमें भारत कहाँ है, वो सबसे ज़्यादा विचार करने का विषय है हम लोगों के लिए और जो भारत का स्थान हम देख पा रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है, वो तनावकारी है, वो तनाव देने वाला है। अब शुरुआत से अगर बात करें तो ट्रंप जी ने जिस तरह से टैरिफ का ऐलान किया और टैरिफ में भारत को भी लपेटा, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से अप्रवासी भारतीयों को लेकर के जो उन्होंने उनका बर्ताव रहा, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका बर्ताव रहा, 10 बार बोल चुके वो कि हमने युद्ध रुकवाया है। मतलब भारत की गरिमा, भारत की संप्रभुता सबको उन्होंने तार-तार करने का हर संभव प्रयास किया और हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे। दूसरी तरफ ये जो दूसरा ध्रुव जो है वो चीन है। चूँकि आप देखिए कि जो टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ उसमें चीन एक ध्रुव के तौर पर उभरा और चीन ने कहा कि हम झुकने वाले नहीं। और जब फिर उसके बाद अमेरिका ने उसके साथ एक समझौता किया और टैरिफ कम किया। लेकिन इस बीच ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, तो चीन ने पाकिस्तान का साइड लिया। अमेरिका जो है वो बीच में खड़ा रहा, वो भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबरी में ला कर के खड़ा किया। और उससे साफ पता लगता है कि अमेरिका का झुकाव भी जो है वो भारत की तरफ नहीं है बल्कि पाकिस्तान की तरफ है। और जिस तरह से भारत को बेइज्जत किया, मैं फिर से दोहराऊँ अप्रवासी भारतीय के दौरान जिस तरह से बेइज्जत किया, बार-बार ये कह कर कि हमने युद्ध रुकवाया है और ये भारत के लिए जो है बड़ी पीड़ादायक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ ज़रूर प्रेस में कहा कि नहीं, हमने हमारे और पाकिस्तान के बीच बात हुई और हमने युद्ध रोका, सीज़ फायर रोका, फिर ये कहा कि हमने सीज़ फायर को फिलहाल रोका है, लेकिन ये कभी भी फिर जो है हम ये कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं और हम कार्रवाई कर सकते हैं। और तमाम तरीके की भाषणबाजी चल रही है। इसको लेकर के खड़गे साहब ने भी कहा कि कभी-कभी चुप भी रहना चाहिए और हमेशा जो है बोलते रहना अच्छी बात नहीं। प्रधानमंत्री जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे देश में भाषण किया, गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक, भोपाल तक और हर जगह भाषण में यही रहा कि भारत अपर हैंड है, भारत ने जवाब दिया और ऐसा लगता है कि भारत जो है सर्वोपरि है। पूरी दुनिया में भारत ने जो है अपना सिक्का मनवा दिया। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह-जगह जाकर के भाषण दे रहे हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो भारत की फजीहत हो रही है। चीन ने भी फजीहत की, अमेरिका ने भी फजीहत की। और अब देखिए नई खबर ये आ रही है कि ये जो चीन है, उसके पास आप जानते हैं कि दुर्लभ मृदा चुंबक जिसको कहते हैं कि आजकल जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने के लिए आवश्यक है उसका इस्तेमाल। और इसका कहा जाता है कि चीन का जो है एक तरह से समझिए एकाधिकार है और ये चीन में जो इसका भंडार है, वो 80% 90% जो ये निकलता है, दुर्लभ धातु, वो चीन में है। और दूसरे देश जो है वो इसके ऊपर आश्रित है। पूरी वर्ल्ड एक तरह से कहिए कि आश्रित है। लेकिन जिस तरह से चीन ने ये जो किया है, इसमें देखिए मैं बताऊँ आपको कि वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। और ये केवल ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का सामना करना पड़ रहा है दुनिया भर के लोगों को। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ हफ्तों में चीन की सप्लाई नहीं हुई, तो कई कारखाने बंद हो सकते हैं और वो भारत में भी वो स्थिति बन सकती है। जो चीन का जो प्रभुत्व है और जो वो निर्यात को लेकर के जो उसने प्रतिबंध लगाया है और अपनी बादशाहत चाहता है, दुनिया को अपने जिस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने का प्रयास किया, वो प्रयास अब चीन का है। और चीन से लोग जो है झुकते हैं, उसकी वजह एक ये भी मानी जाती है कि ये जो रेयर धातु है,
वो चीन में है या यूक्रेन में है। यूक्रेन में भी जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच, उसका बड़ा भाग ये है कि अमेरिका और जो साथ दे रहा है पूरा यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को, उसकी पीछे वजह यही है। और पूरी दुनिया जो है एक अजब किस्म के हालात से गुजर रही है। अब चीन में देखिए कि 70% से अधिक वैश्विक प्रसंस्करण क्षमता है। जो उसको प्रोसेस करने का है, जो धातु निकलता है जमीन से, उसको प्रोसेस करने में 90% से ज्यादा जो है वो चीन के पास वो क्षमता है। और ये दुर्लभ धातु जो है उसका 70 से 80% हिस्सा दुर्लभ पृथ्वीय चुंबक, हम लोगों के लिए नया शब्द है ये सब हम जानते नहीं हम लोग ये सब, लेकिन अब समझना पड़ेगा इसको कहाँ कहाँ घेरा जा रहा है हमारे देश को। तो 70 से 80% जो निकलता है वो चीन में निकलता है, और इसका प्रसंस्करण यानी प्रोसेस जो है वो 90% से ज्यादा जो है चीन में होता है। तो जाहिर है चीन का जो है एकाधिकार एक तरह से है, मोनोपोली है। और अप्रैल की शुरुआत में ही चीन ने नए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। और अब कहा, चीन ने कहा है कि जो भी निर्यात करेंगे हम, निर्यातकों को बीजिंग से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, कि आपको बीजिंग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उस लाइसेंस लेने में भी आसानी नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं लोगों को। तो लाइसेंस के लिए हालांकि भारत के लोग भी उसमें लग गए हैं कि किस तरह से लाइसेंस लिया जाए। और अगर लाइसेंस लेने में जो देर हो रही है, इस देरी की वजह से जो कमी आएगी, उसका असर ये होगा कि जो वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माता हैं, जैसे जनरल मोटर्स है, टोयोटा है, फॉक्स वैगन है, इन सब ये जो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके सामने भी गंभीर चिंता उपस्थित हो गई है। और जो परिणाम देख रहे हैं बहुत गंभीर है। और कहा जा रहा है कि उत्पादन मात्रा में कमी से लेकर अमेरिका में भी वाहन असेंबली लाइनों का बंद होना शामिल है। अमेरिका पे भी इसका भारी प्रभाव पड़ सकता है। भारत की क्या स्थिति है वो भी समझ लीजिए कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि अगर आपूर्ति की बाधा बनी रही तो उद्योग जुलाई तक दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों की कमी का सामना कर सकता है। कुछ अब आपूर्तिकर्ताओं की इन्वेंट्री यानी फैक्ट्री मई के अंत तक खत्म हो सकती है, जिससे उत्पादन पूरी तरह से ठप हो सकता है। इन्वेंट्री जो है, जो आपूर्ति है, अगर वो रुक जाती है तो उत्पादन तक ठप हो सकता है, और इसकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है इन कंपनियों को। और दूसरी तरफ जो है, बताया जा रहा है कि चीन ने जो निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं वो आयातकों के लिए एक जटिल और बोझिल प्रक्रिया है। बजाज ऑटो ने इसे कठिन प्रक्रिया बताया है, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी के सैन्य उपयोग में न होने की अंतिम उपयोग घोषणा, कि आप जो दुर्लभ ये जो धातु है इसका उपयोग सैन्य उपयोग में नहीं किया जाएगा, ये देना पड़ेगा उनको। और भारत के कई मंत्रालयों, चीनी दूतावास और अंततः चीनी अधिकारियों से निर्यात मंजूरी की आवश्यकता होती है। मतलब लंबी भागदौड़ है। और भारतीय ऑटो उद्योग ने लाइसेंस के लिए कई आवेदन जमा किए हैं, लेकिन अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली है। ये तमाम जो भारत की मीडिया है उसमें भी ये छपा है कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी डिटेल में इसको छापा है। और अभी हम जो आपको बता रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आधार पर बता रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी छापा है इसको। और चीनी अधिकारियों ने संकेत दिया कि अब आवेदन जमा होने के बाद मंजूरी में 40 से 45 दिन लग सकते हैं, और इस लंबी प्रक्रिया उद्योग के लिए तत्काल राहत की संभावनाओं को और कम करती है। उसके बाद जो है, कहा जा रहा है कि चीन के बाहर भी है ये धातु जो है, लेकिन उसका जो प्रोसेस करने की जो विधि है बेहद महंगी है और बेहद कठिन है, और इसमें भारी निवेश और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसलिए तत्काल इसका विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता है। ये सबसे जो खतरनाक बात है। और देखिए अमेरिका भी क्यों झुका, इसके पीछे वजह देखिए यहाँ दिखाई पड़ती है कि चीन के पास जो रेयर मिनरल्स है, वो रियल मिनरल्स जो है पूरी दुनिया के, जो आधुनिक वर्ल्ड है, तकनीक वाली दुनिया है, वो चाहे हथियार का मामला हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल मामला हो, या और दूसरे मामले हो, जहां भी चिप वगैरह लगते हैं, सब जगह चीन की आवश्यकता पड़ जाती है। और चीन इसीलिए उसका तेवर जो है अलग है। अब देखिए, दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों को अन्य सामग्री से बदलने की रणनीति भी जटिल है, और इसमें समय लगेगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल
इनोवेशन गठबंधन ने अमेरिकी सरकार को एक पत्र भेजा है जिसमें इस समस्या के समाधान की मांग की। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी जो है वो अपनी सरकार को लिखा है। भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल चीन के अधिकारियों से मिलने की तैयारी कर रहा है ताकि आवश्यक मंजूरी को तेज किया जाए और शिपमेंट का प्रवाह बहाल हो। भारतीय वाणिज्य और विदेश मंत्रालय अपने चीनी समकक्षों के साथ समन्वय कर रहे हैं। तो ये देखिए सरकार की भूमिका देखिए कितनी बढ़ जाती है। और सरकार जब अपने देश के भीतर बहादुर और दुनिया के सामने जो है वो भीगी बिल्ली बन जाए तो क्या स्थिति बनती है, ये इस मामले को भी समझा जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री को चाहिए था कि इन तमाम मसलों पर बात करते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से भद्द हुई है हमारी पूरी दुनिया में, हम अब तक नहीं बता पाए हैं किसी को कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे, और अलग-अलग बयान जो है वो आ रहे हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनके अलग-अलग बयान आ रहे हैं और कुछ स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ रही है। भारत के भीतर जो है वो हिंदू-मुसलमान जोरों पर है। निशिकांत दुबे ने ठेका ले लिया है, हर बात पे नेहरू को कैसे गाली दी जाए और नेहरू से सवाल करना उनका एजेंडा बना हुआ और ये पूरी दुनिया देख रही है। ये भारत में भले उनको नेहरू को गाली देने से वोट मिल सकता है, लेकिन दुनिया के स्तर पर, दुनिया का जो मंच है, अगर आपको नेहरू, गांधी से अगर आपको बैर है और अगर भारत के संविधान जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है उससे आपको दिक्कत है, तो फिर दुनिया के मंचों पर आप आइसोलेट कर दिए जाओगे, हाशिए पे ढकेल दिए जाओगे। और जो अभी स्थिति है वो यही है कि भारत हाशिए पर है। आप सुरक्षा की बात कीजिए कि सामरिक स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं, आर्थिक स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं, और ये जो अब आ रहा है मौजूदा आधुनिक तकनीक है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, तो हम पाते हैं कि तीनों जगह जो है हम किसी न किसी के भरोसे हैं। आर्थिक स्थिति हमारी क्या है, हम ढोल पीट रहे हैं कि हम जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन सबको पता है चौथी अर्थव्यवस्था क्या है। और चौथी अर्थव्यवस्था में हम तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी G7 की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें गेस्ट के तौर पर भारत को बुलाया नहीं जा रहा है। ये अपने आप में जो है, कई बार गए हैं भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ मीडिया में ढोल पीटा जाता है G7 ने बुलाया प्रधानमंत्री को, इस बार नहीं बुलाया गया। तो आर्थिक चौथे स्तर पर हम पहुंच गए, फिर क्यों नहीं बुला रहा है G7? ये भी एक जो है चिंता का कारण है और इसको भी समझना होगा। दूसरी तरफ सामरिक स्तर पर देखिए हम क्या है कि हम जो है भरोसे हैं, या हम अमेरिका के भरोसे हैं, या रूस के भरोसे हैं, या फ्रांस के भरोसे हैं, इन देशों के भरोसे हैं कि उन देशों से हम आयात करें हथियार, और तब जो है हम अपनी सेना को हथियार संपन्न बनाएं। जो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जो कहा, वो क्या कहा, उसमें यही है कि हमारे देश के भीतर जो हथियार का निर्माण होता है उसका बहुत समय लग जाता है। जो आयात है वो भी कहाँ से करेंगे आप कर्जा ले रहे हो, दुनिया भर के कर्जा लिए हुए हो। देश क्या कर रहा है, आर्थिक तौर पे संपन्नता हमारी कहाँ है, हम निर्माण क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च क्या कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम पिछड़ी। लेकिन यहाँ ढोल बजाया जा रहा है कि हम जो है विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु की फजीहत जो है बता रही है कि हम किस हाल में हैं। और ये अगर समझिए चीन ने जिस तरह से एक अधिकार कर रखा है अपना, और अगर चीन के साथ हमारे संबंध टेढ़े होते हैं तो जाहिर है हमको जो है व्यापारियों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए व्यापारी तो चीजें बेचता है, लेकिन फिर है जब अब सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है तो चीजें कम होती है, रेट कम होता है, हर चीज का एक निगोशिएशन होता है। लेकिन जब भारत सरकार जब बैक फुट पे चली जाए तो व्यापारी जो है वो चीजें लाएंगे तो, लेकिन महंगी होगी, और महंगी चीजों की कीमत जो है फाइनली हमको आपको चुकाना होगा। तो चाहे युद्ध के समय महंगाई बढ़े या और दूसरी तरीके से महंगाई बढ़े, सब हमें पे करना है। और जो ये नेताजी हैं, कितने सारे वीडियोज देखिए आते रहते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान अभी भी चल रहा है, कहीं आरएसएस के लोग, कहीं बजरंग दल के लोग, कहीं विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो सभाएं कर रहे हैं, सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं और मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। क्या दुनिया के देश ये देख नहीं रहे? क्या दुनिया के देश अंधे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है भारत के भीतर क्या हो रहा है? लेकिन बेशर्म की तरह सरकार में बैठे लोग तमाम जो है वो चुनाव जीतने वाली प्रक्रिया में लगे। और देखिए जो
बुधवार को वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारियों और ऑटोमोटिव उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच एक हालिया बैठक के बाद की गई है ये पहल कि हम वहां से बात करेंगे। भारत में दुर्लभ मृदा धातु प्रसंस्करण और चुंबक उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर अभी बात चल रही है भारत में, है ना। ये हमारे यहाँ कहावत है कि जो है प्यास लगती है तो कुआं खोदते हैं। हम वही कर रहे हैं, प्यास लगी है तो कुआं खोदने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि तथा चीन पर देश की भारी निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक अल्टरनेटिव अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने और उनके साथ साझेदारी करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये भारत सरकार अब बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं और इसमें 3 जून को जो है उनके साथ यानी आज बैठक होगी। चीन से दुर्लभ मृदा चुंबकों की आपूर्ति की कमी के बीच भारी उद्योग मंत्रालय ने इन चुंबकों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से एक अवधारणा नोट को अंतिम रूप देने के लिए 3 जून को प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक निर्धारित की। और देखिए क्या कहा है कि सार्वजनिक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के करेंगे। हर जगह यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कहा जा रहा है। और उसके बाद ये चर्चा के दौरान उद्योग के प्रतिभागियों ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के तेजी से घटते भंडार पर चिंता जताई है। कई लोगों ने चेतावनी दी, जो हमारे देश के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उन लोगों ने कहा। कई लोगों ने चेतावनी दी कि अगर चीन से आयात तुरंत बहाल नहीं की गई तो कई कारखाने जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन और पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहन बनाने वाली फैक्ट्रियां भी शामिल हैं, बंद होने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन जो गटर मीडिया है उसमें गाली गलौज की जा रही है। प्रवक्ता जो है, एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता को माँ बहन की गालियां दे रहा है। पुलिस स्टेशन में जाकर के देखिए, उसके वीडियो आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान चल रहा है। लेकिन दुनिया के स्तर पर भारत कैसे बेहतर राष्ट्र बने, बेहतर राष्ट्र बनाने का रास्ता क्या है? बेहतर राष्ट्र बनाने का रास्ता यही है कि हम आर्थिक तौर पर पहले संपन्न हो। आर्थिक तौर पर संपन्न कैसे होंगे? कहाँ से पैसा आएगा? बरसे का पैसा। फिर होता है कि आप जो है इंडस्ट्री लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे? एफडीआई आएगा, एफडीआई कहाँ आ रहा है? एफडीआई किधर आ रहा है? अभी अभी रिपोर्ट आ रही है कि एफडीआई नीचे गर्त में चला गया है। और एक जो छवि थी भारत की दुनिया में, वो छवि थी कि मानवीय देश है भारत, मानवीयता पसंद देश है भारत, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं इंसानों के बीच। ऐसा देश है भारतवर्ष। और उसके लिए एक अलग सम्मान था दुनिया की नजर में भारत का। नेहरू को लेकर के हो, गांधी को लेकर के हो, या बाद में इंदिरा गांधी ने जिस तरह से देश को ऊंचा किया दुनिया के नक्शे पर। लेकिन पिछले 11 साल से जो सरकार है, वो नेहरू जो हमारी विरासत है, विरासत को धूल धूसरित करने में खुद लगे हुए और कह रहे हैं कि हम ही महान, हम विश्व गुरु हैं। लेकिन विश्व गुरु की हालत क्या है, ये पिछले 2-3 महीनों में हमने देख लिया है। तो हमारा संकट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन चलिए, भजन गाइए और हवन कीजिए। उसके बाद जो है गो कोरोना गो की तरह गो संकट गो कीजिए, और इससे हमारा देश जो है विश्व गुरु बन जाएगा। हम लगातार ऐसे ही मोदी जी की जय करते रहें, मोदी जी को वोट देते रहें। अभी ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया, आगे भी देखेंगे। बहरहाल आंखें नहीं खुली तो फिर खुलने लायक रहेगी नहीं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।